स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वीका ज्ञान में। जैसा कि आप सब जानते हो, ये आपका अपना चैनल केवल बायोलॉजी के लिए है। तो आज हुए जेट के एग्ज़ाम में बायोलॉजी सेक्शंस के क्वेश्चन की आंसर शीट यानी कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो डिस्कस करते हैं देर ना करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैव नियंत्रक एजेंट्स जैसे कि प्राकृतिक शत्रु और पैरासिटॉइड्स का उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखो, पहला ऑप्शन दिया है कीटों को शारीरिक रूप से फंसाने के लिए, ये सही नहीं है। दूसरा, कीटों को आकर्षित करने के लिए, ये भी सही नहीं है। तीसरा जो ऑप्शन है, शिकार करके या परजीवीकरण करके कीटों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए, तो ये ऑप्शन सही है। पहले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, वो सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैव प्रौद्योगिकी में जीन लाइब्रेरी का उद्देश्य क्या है? जीन लाइब्रेरी क्यों बनाई जाती है? तो जीन लाइब्रेरी में पहला आंसर जो दिया, निर्जीव वस्तुओं की भौतिक जानकारी संग्रहित करना, कोई मतलब ही नहीं है। ट्रांसजेनिक जीवों का उत्पादन करना, ये भी जीन लाइब्रेरी का उद्देश्य नहीं है। डीएनए अणुओं की संरचना का अध्ययन करना, ये भी जीन लाइब्रेरी का उद्देश्य नहीं है। चौथा जो ऑप्शन है, क्लोनिंग और विश्लेषण के लिए डीएनए टुकड़ों का संग्रह संचित करना, ये ऑप्शन सही है बिल्कुल। तो सेकंड क्वेश्चन में चौथा ऑप्शन जो होगा वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आमतौर पर फलों की खपत के माध्यम से, फलों की खपत यानी फलों को ग्रहण करता है और फिर उसके माध्यम से बीज फैलाने में शामिल नहीं होता, यानी वो बीज नहीं फैलाता है। पहले वो फलों की खपत करता है, फिर बीजों को फैलाने का कार्य नहीं करता है। पक्षी फलों की खपत करते हैं, लेकिन अपनी विष्ठा या बीट के जरिए बीजों को फैलाते हैं। यहाँ पर नहीं शामिल करना है अपने को, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कीट भी नहीं होंगे। स्तनधारी, जैसे आप जानते हो, स्तनधारी फलों की खपत करते हैं लेकिन वो बीजों को फैलाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। मछली का फलों से कोई लेना देना ही नहीं है। मछली समुद्री या जलीय आवास में रहने वाला जीव है, वो फलों को खपत करे और फिर बीज फैलाने में उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा। तीसरे क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, अपन चौथा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सब जानते भी हो, कुछ ऑफलाइन के विद्यार्थी जो ऑनलाइन जुड़े हैं उनको पता है, ऑफलाइन अपनी क्लासेज में ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में अब की बार डिस्कस हुआ था। लाइकेन प्रदूषण का संकेत देते हैं। तो लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का संकेत देते हैं और उनकी वजह से वो नष्ट हो जाते हैं। लाइकेन प्रदूषण के सूचक होते हैं, लेकिन कौन से प्रदूषण के? सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के। तो ऑप्शन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दीमक लकड़ी के ढांचे को खराब करने में किस प्रकार योगदान करते हैं? तो दीमक, सीधी बात है, इसमें हम देखेंगे पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। लकड़ी में सेलुलोज, जो लकड़ी में सेलुलोज होता है उसका उपयोग कर लेते हैं, उसका पाचन कर लेते हैं। लकड़ी का सेलुलोज चला जाएगा तो उसकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी, लकड़ी नष्ट हो जाएगी। तो लकड़ी में सेलुलोज का उपभोग करके दीमक लकड़ी के ढांचे को खराब कर देती है। और आपको पता है, दीमक के में परजीवी के रूप में, या परजीवी नहीं कह सकते, सहजीवी, जो उसके सेलुलोज के पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटोप्लास्ट संलयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो सीधा प्रश्न है, प्रोटोप्लास्ट संलयन में पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग होता है। ठीक है, जिसे पॉलीएथाइलिन ग्लाइकोल भी कहते हैं, इसका उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आएगा। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी कचरे के दीर्घकालीन निपटान के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम विधि। निपटान की बात हो रही है, यानी वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो रही है। वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो रही है, वेस्ट मैनेजमेंट की। तो हमें दीर्घकालीन निपटान करना है, अल्पकालीन नहीं करना, दीर्घकालीन, लंबे समय तक वो नुकसान ना पहुंचाए। तो इसमें परमाणु रिएक्टरों में पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग,
ये ऑप्शन नहीं होगा। भूमिगत भंडारों में गहन भूवैज्ञानिक निपटान, यानी जो भूमिगत भंडार है उनमें भी भूवैज्ञानिक या वैज्ञानिक तरीकों से उनका निपटान करना, ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। बाकी आप ऑप्शन पढ़ के भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। थर्ड ऑप्शन दिया जमीन के ऊपर कंटेनरों में भंडारण, नहीं। नियंत्रित परिस्थिति में वायुमंडल में छोड़ना, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेंटीपीड्स जो वर्ग चिलोपोडा में आते हैं, कृषि में मुख्य रूप से किस कारण के लिए उपयोगी माने जाते हैं? सेंटीपीड जो चिलोपोडा वर्ग में आते हैं, चिलोपोडा क्लास में आते हैं, जैसे आप जानते हो कॉमन नेम की हम बात करें तो जैसे कनखजूरा वगैरह, तो वो क्या करते हैं? मृदा जनित रोग जनकों को नियंत्रित करते हैं, नहीं। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, नहीं, ये तो केचुआ बढ़ाता है। कीटों का शिकार करते हैं, हाँ, कीटों का शिकार करते हैं। मिट्टी को हवादार भी नहीं बनाते, कीटों का शिकार करते हैं। और कीटों का शिकार करेंगे तो वो कीट हमारी खेती को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारी कृषि को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये ऑप्शन सही हो। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा, कीटों का शिकार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, शुक्राणु कोशिका परिपक्वता और भंडारण की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से कहाँ होती है? तो ये क्वेश्चन ऑफलाइन क्लास में डायरेक्ट डिस्कस किया हुआ है, स्टार लगा के। एपिडिडाइमिस में होती है, एपिडिडाइमिस में होती है शुक्राणु कोशिका की परिपक्वता, एपिडिडाइमिस में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया है, कॉकरोच की श्वसन प्रणाली में मुख्य रूप से शामिल है। तो कॉकरोच की श्वसन प्रणाली में क्या क्या शामिल है? तो क्या शामिल है? फेफड़े तो होते ही नहीं है कॉकरोच के पास, गलफड़े होते ही नहीं है, गलफड़े तो जलीय जंतुओं के पास होते हैं। श्वसनीय नलिकाएं, ट्रैकियल ट्यूब्स जो है वो होती हैं, ये बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, रक्त प्रकार ए बी यानी ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी को सामान्य प्राप्तकर्ता माना जाता है। बिल्कुल सही है, वो प्राप्त करता है, क्योंकि इस रक्त प्रकार के व्यक्ति में क्या होता है, इस रक्त प्रकार के व्यक्ति में होता क्या है? आपको पता है ब्लड ग्रुप का डिसीजन एंटीजन के अकॉर्डिंग होता है। तो ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीजन ए भी होता है और एंटीजन बी भी होता है। इसमें एंटीबॉडी कोई सा भी नहीं होता, कोई सा भी एंटीबॉडी इसमें नहीं होता है। कोई सा भी एंटीबॉडी नहीं होने के कारण से ही ये सबसे ब्लड ले सकता है। तो इसमें हमारे को ऑप्शन मिलेगा ए और बी। तीसरा ऑप्शन जो दिया है, ए और बी दोनों एंटीजन इसमें उपस्थित होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर नंबर थर्ड सही आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, जिसमें दिया है, किस रेशे वाली फसल की खेती मुख्य रूप से उसके मजबूत और टिकाऊ रेशों के लिए की जाती है, जिनका उपयोग रस्सियां और कपड़ा बनाने में किया जाता है? रस्सियां और कपड़ा बनाने में, कपड़े का नाम सुनते ही स्टूडेंट क्या करते हैं? कपास को टिक कर देते हैं। लेकिन कपास से कपड़ा बनता है, सूती कपड़ा बनता है, लेकिन कपास से मजबूत रस्सियां नहीं बनती है। मजबूत रस्सियां बनेंगी सन हेम्प से। बाकी जैसे मूंगफली और अलसी का तो मतलब ही नहीं, सन हेम्प आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 12 में आंसर नंबर 2 आएगा सन हेम्प, क्योंकि कपास से मजबूत रस्सियां नहीं बनेंगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रतिलेखन और अनुवादन होता है। प्रतिलेखन आप जानते हो, प्रतिलेखन ट्रांसक्रिप्शन और अनुवादन ट्रांसलेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप हिंदी वर्जन में कंफ्यूज हो जाते हो तो क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन पर आप ध्यान दे सकते हो, जिससे कि कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कहाँ होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में? ऑप्शन पढ़ते हैं, एक साथ नाभिक में यानी केंद्रक में, मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो शब्दों पे गौर करो, प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो प्रॉपर न्यूक्लियस है ही नहीं, एक सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव है। सुस्पष्ट केंद्रक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के पास है ही नहीं। दूसरा, क्रमिक रूप से साइटोप्लाज्म में, एक साथ साइटोप्लाज्म में, एक साथ साइटोप्लाज्म में ऑप्शन सही आएगा। एक साथ साइटोप्लाज्म में होता है, नाभिक का तो इसमें मतलब ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर नंबर 3 आएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जिम्नोस्पर्म की है लेकिन एंजियोस्पर्म की नहीं है। मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया था कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की सारी विशेषताएं हमने डिस्कस की थी और मैंने कहा था इनसे एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा और मिल गया। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी दिया है कि विशेषता जिम्नोस्पर्म की तो है लेकिन एंजियोस्पर्म की नहीं है, ऐसी विशेषता ढूंढनी है। पहला देखते हैं, प्रजनन के लिए फूल, मतलब ही नहीं है, जिम्नोस्पर्म की नहीं है। दूसरा, फल के अंदर बीजों का होना, जिम्नोस्पर्म में फल के अंदर बीज नहीं होते। तीसरा, पानी के परिवहन के लिए नलियों का उपस्थित होना, ये दोनों में होते हैं, हमें एंजियोस्पर्म में नहीं होनी चाहिए वो विशेषता। चौथा, प्रजनन के लिए शंकुओं का उत्पादन, शंकु का उत्पादन केवल जिम्नोस्पर्म में होता है, एंजियोस्पर्म में कौन नहीं बनते हैं। कौन जो हैं वो एंजियोस्पर्म में नहीं बनते हैं, जिम्नोस्पर्म में बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर नंबर 4 आएगा। अगला है, मैट्रियल समझौते का उद्देश्य किस समस्या का समाधान करना था। क्लियर आपको स्टार लगा के लिखवाया हुआ क्वेश्चन है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल समझौता, वो ओजोन परत की कमी के लिए हुआ था, ओजोन डिप्लेशन के लिए हुआ था। ये भी आप जानते हो 16 सितंबर 1987 में हुआ था। ये डेट के साथ आपको क्लियर लिखवाया, ओजोन परत की कमी के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में आएगा आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, जिसमें दिया है, केचुए में एक विशेष मांसपेशीय संरचना होती है जिसे, यहाँ पर ब्लैंक दिया है, कहा जाता है, जो उन्हें मिट्टी में चलने में मदद करती है। चलने में मदद कौन करता है, तो आप जानते हो कि चलने में मदद करने के लिए केचुए के पास सीटी होते हैं। यहाँ पर सेटे लिखा तो कंफ्यूज नहीं होना, इंग्लिश वाले वर्जन को पढ़ लेना है, सीटी। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आंसर नंबर 4 आएगा। सीटी होते हैं उनके पास जिनकी मदद से केचुए चलते हैं, खंडों में प्रत्येक खंडों में मौजूद होते हैं, उनसे केचुए चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, कृषि में रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग का संभावित नुकसान निम्नलिखित में से कौन सा है। मैंने पहले भी आपको कहा था, आपको प्रश्न के शब्दों पर गौर करना है। संभावित नुकसान पूछा है किसका, कीटनाशकों का, ठीक है, कीटनाशकों का संभावित नुकसान, पेस्टिसाइड्स का जो डिसएडवांटेज होता है वो बताना है। तो मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि, तो कीटनाशकों से मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि तो आने का मतलब ही नहीं है। दूसरी बात, अगला कह रहा है, समय के साथ फसल की पैदावार में कमी, ये लग रहा है हमें। अगले और चेक कर लेते हैं, जैव विविधता को बढ़ावा देना, मतलब ही नहीं है। कीट प्रतिरोध के जोखिम को कम करना, नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही लग रहा है, समय के साथ फसल की पैदावार में कमी आती जाती है, धीरे धीरे फसल की जो पैदावार होती है वो कम हो जाती है। ये कीटनाशकों का एक दुष्प्रभाव है, नुकसान है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, शीर्षस्थ प्रभाविता की प्रक्रिया को किस पौधिक हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एपिकल डोमिनेंस को रेगुलेट कौन सा प्लांट हार्मोन करता है। एपिकल डोमिनेंस को आप जानते हो, क्लियर सिंगल लाइन में हमने लिखा हुआ है, ऑक्सिन हार्मोन करता है। ऑक्सिन जो हार्मोन होते हैं वो एपिकल डोमिनेंस को रेगुलेट करते हैं। अगला आता है, यूकेरियोटिक कोशिका से क्वेश्चन है, यूकेरियोटिक सेल से। यूकेरियोटिक कोशिकाओं का साइटोस्केलेटन यानी कोशिकीय पंजर किससे बना होता है। तो साइटोस्केलेटन पहला ही ऑप्शन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इनसे मिलकर बना होता है, बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन नंबर 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इटाई की विषाक्तता के कारण होता है। इटाई जो रोग है वो किसकी विषाक्तता के कारण होता है। तो आप जानते हो, हमने ऑफलाइन क्लास में स्टार लगा के इन डिजीज को डिस्कस किया है। कैडमियम की विषाक्तता के कारण इटाई रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सामान्य रूप से जीवों द्वारा उपयोग किया जाने वाला श्वसन उपादान नहीं है। श्वसन उपादान, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की बात हो रही है, यहाँ पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की बात हो रही है। और आप जानते हो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन से होते हैं, जो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके जो ऑक्सीडाइज्ड होकर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहलाते हैं। उनमें कार्बोहाइड्रेट में स्पेशली ग्लूकोज, फैट यानी वसा का भी उपयोग होता है, और
कुछ हद तक प्रोटीन का भी उपयोग होता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी नहीं आएगा, सेकंड भी नहीं आएगा, थर्ड भी नहीं आएगा, ऑक्सीजन इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आंसर नंबर 4 आएगा ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। पौधों में रस के आरोहण का सही मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? हमें क्रम बताना है, सही मार्ग बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है जाइलम, फ्लोएम, स्टोमेटा। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। जाइलम, फ्लोएम, स्टोमेटा का मतलब ही नहीं है। फिर फ्लोएम, जाइलम, जड़बाल, ये रूट हेयर है। फिर थर्ड दिया है जाइलम, स्टोमेटा, जड़बाल। जड़बाल यानी रूट हेयर्स, मूल रोम, जिनको मूल रोम कहते हैं। मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में बहुत बार बताया कि हिंदी के कई शब्द जब कंफ्यूज करते हैं तो इंग्लिश वर्जन में आप देख लो तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 4 पे आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में दिया जड़बाल यानी रूट हेयर्स, जाइलम और फिर लीव्स, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 22 में आंसर नंबर 4 आएगा। अब आगे चलते हैं। अनुवादन प्रक्रिया के दौरान टीआरएनए की क्या भूमिका है? यानी कि ट्रांसलेशन। अनुवादन यानी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में टीआरएनए का क्या रोल है? तो आप जानते हो, स्ट्रक्चर भी मैंने आपको करवाई थी। ये टीआरएनए की स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं टीआरएनए अपने ऊपर एमिनो अम्लों के अणुओं को जोड़कर लाता है। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, एमिनो एसिड को राइबोसोम तक लेके जाता है। बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 में आंसर नंबर 1 आएगा, एमिनो एसिड को राइबोसोम तक लेकर जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो विविध हेट्रोजाइगस मटर। हेट्रोजाइगस शुद्ध हिंदी की बात करें तो विषम युग्मजी, विषम युग्मजी स्थिति है। विषम युग्मजी मटर की मेंडल के पृथक्करण नियम के अनुसार मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों हेटेरोजाइगस मटरों के बीच में परिणामी अनुपात क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले पृथक्करण नियम को शो करना है। पृथक्करण नियम जो मेंडल ने दिया था, अर्थात दोनों युग्मक पृथक पृथक। दूसरा, हेटेरोजाइगस मटरों के बीच यानी F1PD जो प्राप्त होती है, उनमें क्रॉस करवाने पर परिणामी अनुपात, आप जानते हो एक संकर संकरण जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसमें परिणामी अनुपात 3:1 प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसका आंसर नंबर 2 आएगा, 3:1। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। पारिस्थितिकीय पिरामिड में किस स्तर पर आमतौर पर सबसे अधिक बायोमास होता है? जैवमास किस सर्वाधिक कहाँ होता है? तो पहला उत्पादक, दूसरा प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, अनुत्तरित प्रश्न। तो उत्पादक में होता है। ये मूल रूप से पूछ रहा है सामान्य जो हम खाद्य श्रृंखला या किसी इकोसिस्टम की बात करें उसके बारे में पूछ रहा है। आपको यहाँ पर मैराइन इकोसिस्टम या कोई भी एक्वाटिक इकोसिस्टम को सोच के कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 25 में ऑप्शन नंबर आएगा 1। अगला है, रक्त ऊतक का मैट्रिक्स निम्नलिखित से बनता है। जो मैट्रिक्स पार्ट है ब्लड का वो किससे बनता है? तो वो आप जानते हो प्लाज्मा से बनता है, सीधा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आंसर नंबर 1 आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? पानी में घुलनशील विटामिन है जो जीवों में उचित तंत्रिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो विटामिन ए नहीं, डी नहीं, ई नहीं, यहाँ पर B12 आएगा, विटामिन B12 आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। न्यूक्लियोलस मुख्य रूप से किस प्रकार के आरएनए के संश्लेषण में शामिल होता है? वही मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में कई बार कहा था कि जो टेक्निकल वर्ड्स है, जो टर्मिनोलॉजी है, वो हमें इंग्लिश में सीखनी चाहिए। क्योंकि जैसे हम बात करते थे पेपर में, आजकल हिंदी देने की बजाय इंग्लिश देने लगे हैं। हम जो ऑफलाइन क्लास में डिस्कस करते थे हिंदी प्लस इंग्लिश इज इक्वल्स टू इंग्लिश, यहाँ पर हिंदी का शब्द नहीं दिया, न्यूक्लियोलस दिया है, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रिका। हिंदी में केंद्रिका कहा जाता है इसको। न्यूक्लियोलस मुख्य रूप से किस प्रकार के आरएनए के संश्लेषण में शामिल होता है? तो राइबोसोमल आरएनए के संश्लेषण में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 28 में आंसर 2 आएगा।
अब अगला क्वेश्चन है सीधा क्वेश्चन, टिश्यू कल्चर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप जानते हो अच्छे से, हैबरलैंड को जानते हैं, टिश्यू कल्चर के फादर ऑफ टिश्यू कल्चर हैबरलैंड है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, शहद उत्पादन के अलावा मधुमक्खियों से प्राप्त मोम का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, जिनमें शामिल है, शहद उत्पादन के अलावा जो मधुमक्खियों से मोम प्राप्त होता है उसका उपयोग किन उद्योगों में होता है? तो जैसे सबसे पहला कपड़ा दिया है, मतलब ही नहीं है कपड़ा निर्माण में। तो दूसरा निर्माण दिया है, निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर निर्माण शब्द से लगता है बहुत सी चीज़ें बनाने में, जैसे कॉस्मेटिक आइटम बनाने में, इनमें हो सकता है, लेकिन निर्माण का जो इंग्लिश वर्जन इन्होंने दिया है वो कंस्ट्रक्शन दिया है। तो मेरे अनुसार ये ऑप्शन सही नहीं है। इस वैक्स का, इस मोम का अन्य उपयोग होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है, दवाइयों में इसका बहुत प्रयोग होता है, सौंदर्य प्रसाधनों में इसका उपयोग होता है। तो मेरे अनुसार क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल उद्योग में इसका उपयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आंसर आएगा 3। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, यांत्रिक रोग प्रबंधन उपायों में शामिल है। यांत्रिक रोग प्रबंधन उपायों में क्या शामिल है? कवकनाशियों का उपयोग करना, नहीं। दूसरा, प्रतिरोधी फसल किस्मों का उपयोग करना, ये तो जैव नियंत्रण है। तीसरा, संक्रमित पौधों के अंशों को हटाना, ये सही है, संक्रमित पौधों के अंशों को हटा देना, ये यांत्रिक रोग प्रबंधन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में आंसर नंबर 3 आएगा। अब अगला है 32, स्तनधारियों में सांस लेने के दौरान डायफ्राम, यानी सांस लेने के दौरान डायफ्राम में क्या परिवर्तन होता है? सांस लेने के दौरान आप जानते हो डायफ्राम सिकुड़ता है, और सिकुड़ने की वजह से उसका आकार घटता है, यानी वो चपटा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में आंसर नंबर 1 आएगा, सिकुड़ता है और चपटा होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, दो जीवों को एक ही क्रम में वर्गीकृत किया गया। दो जीवों को एक ही क्रम में वर्गीकृत किया गया है, टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है, ऑप्शन से पढ़ते हैं। उन्हें भी एक ही परिवार में शामिल होना चाहिए, एक परिवार का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा, एक ही जीनस के जीवों की तुलना में एक दूसरे के साथ कम विशेषताएं साझा करते हैं, कोई मतलब नहीं है। तीसरा, सदैव एक ही प्रजाति के होते हैं, जरूरी नहीं है एक ही प्रजाति के हो। चौथा, वे निकट संबंधित होते हैं और अनेक विशेषताओं को साझा करते हैं, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 33 में ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम की विशेषता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज चपटे कर्मी। पहला, गोल असंगत शरीर, गोल का मतलब ही नहीं है, नहीं आएगा। दूसरा, जोड़दार अंशों की मौजूदगी, यानी जॉइंट अपेंडेजेज, ये तो ऑर्थोपोडा की विशेषता, ये नहीं आएगा। तीसरा, समतांत्रिकता, समतांत्रिकता के साथ पतला फीते जैसा शरीर, फीते जैसा और पतला शरीर जच रहा है, समतांत्रिकता। यहाँ पे हिंदी के शब्द से कन्फ्यूजन होता है, बट मैंने पहले भी आपको कहा था, अगर आप इंग्लिश वर्जन पढ़ लोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फ्लैट बॉडी, रिबन लाइक बॉडी विद बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व सममिति, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34 में आंसर नंबर 3 सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, गोल्जी उपकरण की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? पहला ऑप्शन दिया प्रोटीन संश्लेषण, नहीं, ये महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। लिपिड संश्लेषण, नहीं। तीसरा दिया प्रोटीन और लिपिडों का संशोधन, वर्गीकरण और पैकेजिंग करना। पैकेजिंग आपको मैंने बताया हुआ है, गोल्जी बॉडी जो है उसका मुख्य कार्य पैकेजिंग का है। तो क्वेश्चन नंबर 35 में ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। बबूल जैसे पौधों में किस प्रकार का पत्ती संशोधन मौजूद होता है, जहां पत्ती की ब्लेड एक चपटी डंठल जैसी संरचना में बदल जाती है? एक तरह से अनुकूलन का क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्लियर बता सकते हैं कि ये संरचना में बदल जाती है, फाइलोड। क्वेश्चन नंबर 36 में आएगा फाइलोड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। पौधों में अनुभागीय जड़ों के निर्माण के लिए, अनुभागीय जड़ें लेटरल रूट्स, आप इंग्लिश वर्जन से देख सकते हो, लेटरल रूट्स की बात हो रही है, निर्माण के लिए उत्तरदायी उत्तक स्थित होता है, उत्तक स्थित होता है। उत्तक कहाँ स्थित होता है?
तो पेरिसाइकिल में स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 37 में आंसर नंबर 4 आएगा। अगला क्वेश्चन 38 है, रूट नॉट रोग, रूट नॉट डिजीज जो है उत्पन्न करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा सूत्रकृमि जिम्मेदार होता है? तो मिलाइडोगाइनी होता है, मिलाइडोगाइन। 38 में आंसर नंबर 1 आएगा, सीधा क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की वृद्धि में सीमित करने वाले कारक के रूप में नहीं माना जाता? नहीं माना जाता है तो शिकार माना जाएगा, प्रतिस्पर्धा मानी जाएगी, रोग मानी जाएगी, संसाधनों की प्रचुरता नहीं मानी जाएगी। संसाधनों की प्रचुरता ये सीमित करने वाले कारक के रूप में नहीं माना जाएगा। अगला है, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की परत को बनाए रखने में के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो आप जानते हो इसके लिए FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिम्मेदार होता है, सीधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 में ऑप्शन नंबर 4 आएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। तो ये आपका आज जो जेट का पेपर हुआ था उसके बायोलॉजी सेक्शन की आंसर शीट है, आप अपनी सीरीज के अकॉर्डिंग मिला सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा उस बारे में कमेंट करें, अपने साथी विद्यार्थियों में शेयर करें। और जैसा कि आप सब जानते हो, वी का ज्ञान आप सब स्टूडेंट्स के लिए केवल और केवल बायोलॉजी के लिए बनाया गया एक चैनल है, जिसमें बायोलॉजी से संबंधित समस्याएं और अपडेट्स आपको दिए जाते हैं और पूरी डिटेल आपको उपलब्ध होती है। तो अपने साथी विद्यार्थियों में, साथी स्टूडेंट्स में इसे शेयर करें। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल वी का ज्ञान से भी जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए।